नमस्ते दोस्तों। ये हमारी एक नई वीडियो है जहाँ पे हम पॉलिटी के PYQs को सॉल्व करेंगे जो 2016 ईयर में आए थे। ठीक है, 2015 की मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो हम 2016 की शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. Second statement, a bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of the Lok Sabha. Select the correct answer using the code given below. देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि भाई आप इन स्टेटमेंट्स को चेक करिए और इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आप बताइए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। कि क्या कोई अगर कोई बिल जो है वो लोकसभा में पेंडिंग है, मतलब अगर कोई बिल अभी लोकसभा में है और वो पास नहीं हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो अगर क्या लोकसभा अगर प्रोरोगेट हो जाएगी या प्रोरोगेशन हो जाएगा तो क्या वो लैप्स कर जाएगा बिल, मतलब वो खत्म हो जाएगा बिल, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो देखिए, प्रोरोगेशन क्या होता है, सेशन में प्रोरोगेशन क्या होता है? देखिए, प्रोरोगेशन होता है कि सेशन को खत्म करना, मतलब पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा था उसको खत्म करना प्रोरोगेशन होता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि प्रोरोगेट जो कराता है हाउस को, लोकसभा में जो प्रोरोगेशन होता है वो किसके द्वारा कराया जाता है? कौन कराते हैं इसको? स्पीकर कराते हैं, कोई और कराते हैं? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक, अब यहाँ पे सेकंड क्या है कि अब बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, अगर कोई बिल जो है राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है, विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा, लेकिन वो लोकसभा से पास नहीं हुआ है, लोकसभा से पास नहीं हुआ है अभी, और राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है, शेल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो उसके उसके बाद भी वो लैप्स नहीं होगा, उसका मतलब वो उसके बाद उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा, वो पड़ा रहेगा ऐसे ही। तो इनमें से कौन सा सही है? देखिए, ये वाला स्टेटमेंट सेकंड वाले पे हम आते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अब बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, अगर कोई भी बिल राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है और लोकसभा से भी पास नहीं हुआ है। देखिए, दो ही तो है, दो ही तो वो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये हाउस तो है। ठीक है, तो अगर एक में भी एक लोकसभा में तो पास ही नहीं हुआ, राज्यसभा में पड़ा हुआ है, तो मतलब ही क्या रहा उसका, जब किसी से पास ही नहीं हुआ तो उसको डिसॉल्व करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पास तो वो भी किसी से हुआ ही नहीं है। तो अगर अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व भी हो गई तो उससे कोई खास फर्क भी तो नहीं पड़ेगा, है ना? तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे जो बिल जो पेंडिंग पड़ा हुआ है राज्यसभा में भी और लोकसभा से पास नहीं हुआ तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर हमारी मतलब वो क्या होगा, लैप्स नहीं होगा, डिसॉल्व तो लोकसभा होगी। ठीक है, अगर वो लोकसभा हमारी डिसॉल्व भी हो जाती है तो भी क्या होगा, वो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला क्या है? अब बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, अगर मान लीजिए कोई बिल जो है वो लोकसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्या वो लैप्स कर जाएगा प्रोरोगेशन पे? देखिए, प्रोरोगेशन मैंने बताया आपको भी कि अगर सेशन खत्म हो जाता है, अगर पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोरोगेशन बोलते हैं। तो अगर मान लिया कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है तो प्रोरोगेशन से खत्म हो जाएगा। मान लिया कोई सेशन खत्म हो गया, उसमें बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो यार ऐसे तो बहुत सारे बिल खत्म हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझ के चलिए कि कोई मनी बिल तो नहीं, मनी बिल का तो केस अलग हो जाता है। जैसे ऐसे समझ के चलिए कि डेटा प्रोटेक्शन का कोई बिल पड़ा हुआ है, अब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो जो डेटा प्रोटेक्शन का बिल था वो पास नहीं हुआ। ठीक है, सेशन इतने में ख़त्म होने पे आ गया, सेशन को हमने प्रोरोगेट कर दिया, प्रोरोगेशन हो गया सेशन, वो सेशन जो है प्रोरोगेट हो गया, मतलब उस सेशन को ख़त्म कर दिया गया। तो क्या वो बिल जो है ख़त्म हो जाएगा, अब डेटा प्रोटेक्शन की कोई बात ही नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हमारा बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है और प्रोरोगेशन हो गया है तो बिल हमारा लैप्स नहीं करता है, बिल एग्जिस्ट करता है, वो अगली बार जब सेशन बैठेगा, ठीक है, अगली बार जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तो वो अगली बार डिस्कस हो जाएगा, अगली बार पास हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ओनली। तो टू जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, ये होता है इसमें। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट।
सेकेंड, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज़ अ फिक्स्ड टेन्योर, ये चीफ सेक्रेटरी जो है उनका फिक्स टेन्योर है, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए हम पहली बार बात करें इसमें, तो इसमें क्या है कि चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं स्टेट के, क्या उनको जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर के द्वारा होता है उस स्टेट के, कि जैसे मान लिया यूपी है, तो यूपी के गवर्नर जो है वो चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करेंगे। देखिए इसका क्या है ना कि इसमें जो इसको जो है ये गलत है वैसे, ये जो चीफ सेक्रेटरी को जो अपॉइंट करते हैं ना, ये किसके, ये सीएम के द्वारा होता है। जो चीफ मिनिस्टर होता है ना स्टेट के, सीएम जो होंगे वो चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर नहीं करते। लेकिन इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी सी हुई थी जब ये पेपर के बाद में उन्होंने ये कहा कि देखो यार, सारे जितने भी एक्शंस लिए जाते हैं वो लिए तो बेसिकली गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं ना, जो स्टेट के हेड होंगे उन्हीं के नाम पे तो सब एग्जीक्यूटिव एक्शंस चलते हैं, तो फिर चीफ सेक्रेटरी को तो उनका ही मतलब होना चाहिए, वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो यूपीएससी ने जो आंसर की में बताया है उसमें यही बताया है कि चीफ सेक्रेटरी जो है उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, प्राइम मिनिस्टर के, सॉरी सीएम के द्वारा होता है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं स्टेट के हैज़ अ फिक्स टेन्योर, क्या चीफ सेक्रेटरी जो होंगे उनका टेन्योर फिक्स होता है, नहीं, ये भी गलत है कि चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं उनका टेन्योर फिक्स नहीं होता। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है ना, तो वो अपने चीफ सेक्रेटरी को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप ये समझ के चलो ना कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अगर कोई कांग्रेस का मतलब क्या कांग्रेस का सपोर्टर अगर कोई चीफ सेक्रेटरी बनाएंगे तो वो मतलब वो क्यों पसंद करेंगे उनको, वो तो अपनी आइडियोलॉजी के लोग को पसंद करेंगे ना। तो इसलिए क्या होता है ना कि यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनका टेन्योर फिक्स नहीं होता, जैसे जैसे गवर्नमेंट आती रहती है वैसे वैसे चीफ सेक्रेटरी को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मेन एक्शन में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी गलत है, तो यहाँ आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा डी आपका, नीदर वन नॉर टू, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस, okay, and second is the act allows local social activists as mediators or reconciliators. Select the correct answer using the code given below, ठीक है। देखिए अब इसमें ग्राम न्यायालय एक्ट की बात की गई है कि ग्राम न्यायालय एक्ट के रेफरेंस पे आप इनमें से कौन सा सही है वो आंसर बताइए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है, एज पर द एक्ट के हिसाब से जो ग्राम न्यायालय है क्या वो केवल सिविल केसेस को सुन सकते हैं और क्रिमिनल केसेस को नहीं सुन सकते। देखिए सिविल केसेस क्या होते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, ठीक है, कोई किसी का किसी से डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो वो हो सकता है, तो ये सिविल केसेस हो गए। क्रिमिनल केस में मान लिया कोई मर्डर का केस है या फिर किसी को कोई चार्ज लग गया, कोई हीनियस क्राइम है, रेप का केस है, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, क्रिमिनल केसेस में आ जाते हैं, ठीक। एंड दूसरा क्या है, द एक्ट अलाउ सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर, कि जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट कौन कौन होते हैं, जैसे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो जैसे जो मतलब जो सोशली प्रॉब्लम्स चल रही होती है उनके मुद्दे जो उठाते हैं, ठीक है, जैसे कि भाई अच्छा क्लीन एयर मिलना चाहिए, ठीक है, पोल्यूशन पे जो आवाज़ उठाते हैं, या फिर कुछ गलत हो रहा होता है सोसाइटी में तो उसके प्रति एक्टिव होते हैं, उसके लिए कदम उठाते हैं, ठीक। तो क्या उनको मीडिएटर की तरह रखा जा सकता है, ठीक है। देखो अब इसमें पहला आप पढ़ो कि आपको देखने में तो सही लगेगा कि यार ग्राम न्यायालय के पास में इतनी पावर तो नहीं होगी ना कि वो सिविल केसेस तो सुन सकती है, लेकिन क्रिमिनल केसेस तो आई थिंक नहीं सुनने चाहिए उसे, ठीक है। तो ये देख के आपको लगेगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ग्राम न्यायालय के पास में ना सिविल केसेस तो वो सुनते ही सुनते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्रिमिनल केसेस को सुनने की पावर भी होती है, ठीक है। ग्राम न्यायालय का एक्ट कब आया था, 2008 का एक्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम न्यायालय के पास में कुछ सिविल केसेस तो वो सुनते हैं, कुछ वो क्रिमिनल केसेस को भी सुन सकते हैं जो उनके अंडर में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल क्रिमिनल केसेस नहीं सुन सकते। तो यार फर्स्ट स्टेटमेंट जो देखो आपका गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एक्ट है क्या ये अलाउ करता है सोशल एक्टिविस्ट को एज अ मीडिएटर, कि मीडिएटर के रूप में वो सोशल एक्टिविस्ट काम कर सकते हैं या मतलब मीडिएशन करा सकते हैं दो पार्टियों के बीच में। तो देखिए हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे
यहाँ पे एक नाम आता है ग्राम न्याय अधिकारी का, ठीक है, कि ग्राम न्याय अधिकारी जो है वो आते हैं, जो मतलब ग्राम न्यायालय के काम को देखते हैं, ठीक है। तो एक पैनल बनाया जाता है, ठीक है, जिसको हाई कोर्ट अप्रूव करती है। उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस वगैरह वो बताती है हाई कोर्ट, कि अगर कोई पैनल होगा उसमें ये मतलब क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तभी वो पैनल का मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा सोशल एक्टिविस्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं है, और अगर उसके पास में वो क्वालिफिकेशंस भी हैं जो हाई कोर्ट ने बताई हैं, तो वो बिल्कुल बन जाएगा, मीडिएटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात सही है कि यहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट है वो एज अ मीडिएटर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था, अब मुझे कमेंट में बताइएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कौन से सन में आया था, ठीक है। तो वो किससे रिलेटेड है, क्या सोशल रिफॉर्म्स आए थे उस टाइम पे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए थे, या फिर रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लाए थे, या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है। देखिए यार, एक बार पॉज करो और खुद से सोचना, ठीक है, और मुझे आंसर भी कमेंट में बताना। सारे क्वेश्चंस के लिए ऐसा है, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप पहले तो ये ध्यान करिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए कौन से सन में थे, ठीक है, ये ज़रूर बताइएगा। और इनमें से कौन सा है, देखिए इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी। क्या है, ये लाए थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे लाए थे, देखिए इन्होंने क्या क्या करा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे, उन्होंने जैसे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, वो डायरकी लेके आए थे। और क्या करा था इन लोगों ने, इन्होंने बाइकैमरलिज्म की बात की थी। बाइकैमरलिज्म क्या था कि बाइकैमरलिज्म में जैसे लोकसभा राज्यसभा दो हो गए ना, बाइकैमरलिज्म दो हाउसेस की बात की थी, ठीक है। तो बाइकैमरलिज्म लेके आए थे। डायरकी क्या होता था, डायरकी होता था आपका ट्रांसफर्ड और रिजर्व होते थे। तो रिजर्व जो है वो गवर्नर के द्वारा एक्शंस लिया जाता था उन पे, और ट्रांसफर्ड जो है उन पे कौन कौन करता था, उन पे जो है जो लोकल मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो उस पे काम करते थे, ठीक है, ये होता था। तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लेके आए गए थे, ठीक है। उनको कुछ कुछ पावर जो है वो वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे लोगों के हाथ में, ठीक है, क्योंकि लोग लगातार दबाव बना रहे थे ना कि भैया हमें पावर दो, अंग्रेजों से लगातार दबाव करवा रहे थे कि हमें पावर दो, हमें पावर दो। तो धीरे धीरे जो है ऐसे ऐसे करके मतलब रिफॉर्म्स लेके आए थे। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था जिससे रिफॉर्म्स आ सके। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स अ पावर to legislate on any item in the state list in a national interest if a resolution to that effect is passed by। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है इंडिया की, क्या वो मतलब वो एक्वायर करेगी पावर किसकी, स्टेट लिस्ट में। मान लिया स्टेट लिस्ट में, स्टेट की लिस्ट है, जैसे स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, अच्छा कौन से शेड्यूल में है ये है 7th शेड्यूल में आपके। कौन कौन सी है, 3 है ना, एक है आपकी सेंटर की लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, सेंटर की या फिर यूनियन लिस्ट, ठीक। तो यहाँ पे 3 है। जो यूनियन लिस्ट है, अभी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यूनियन लिस्ट में जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री आ गई, ठीक है, डिफेंस वगैरह आ गए, तो ये सब किसकी लिस्ट में चले जाते हैं, यूनियन के में चले जाते हैं। सेंटर के में जैसे लॉ एंड ऑर्डर आ गया, या फिर पुलिस वाला आ गया, लैंड आ गई, ठीक है, तो ये सब स्टेट वाले में चले जाते हैं। और कॉन्करेंट में क्या आता है, जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है, जिसपे स्टेट भी बना सकते हैं और सेंटर भी बना सकते हैं। अगर दोनों लॉ बनाते तो प्रिवेल किसका होगा, सेंटर का, ठीक। तो ये थर्ड वाला कॉन्करेंट में आता है जिसमें एजुकेशन वगैरह आती है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट जो है वो अगर स्टेट की लिस्ट में से कोई टॉपिक उठा के उस पर अगर लॉ बनाना चाहे नेशनल इंटरेस्ट के टर्म में, तो किससे रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा होता है कि अगर पार्लियामेंट, अगर देखिए क्या होता है कि सेंटर जो है वो स्टेट के जो मामले हैं मैटर्स हैं उनमें नहीं घुस सकता, और स्टेट जो है वो सेंटर के में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो उनके में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी
जो यूनियन होती है ना, जो ये अ, जो सेंटर वाली होती है, ये सेंटर वाले कभी कभी स्टेट की लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उन पे लॉ बना सकते हैं, लेकिन कब बना सकते हैं? अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में देखते हैं तो। सब जगह नहीं कर सकते। अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में उन्हें लगता है कि यार हमारे नेशन के इंटरेस्ट में है, तो वो बना सकते हैं। या फिर अगर मान लिया 2 या 3 स्टेट जो है मिलके वो राज्यसभा से रिक्वेस्ट करें कि भैया, राज्यसभा से कहें कि आप लोग जो हैं, आप जो है कुछ आप मोशन पास कर दो कि जो सेंटर है वो हमारे लिए पॉलिसीज़ लेके आए। जैसे आप ऐसे समझ के चलिए, मान लिया कोई टैक्स की बात है, ठीक है, या फिर ऐसे समझ के चलिए कि किसी को, जैसे पंजाब और हरियाणा है, आप ऐसे समझ के चलिए ये 2 लोग गए, बोले भैया देखो, हमारे पास में ना हमें जो है टैक्स पे कोई पॉलिसी बनवानी है, ठीक है, कि हमें टैक्स, आप हमारे टैक्स के लिए ना कुछ पॉलिसी लेके आओ। तो वो राज्यसभा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि राज्यसभा भाई, आप जो है ना मतलब आप जो है हाउस में आप कोई मोशन लेके आइए, जिस और राज्यसभा से और लोकसभा से रिक्वेस्ट करिए कि वो हमारे लिए टैक्स पे कोई ना कोई मतलब पॉलिसी बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर रिक्वेस्ट करें तो तो जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है स्टेट की लिस्ट पे, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, क्या वो मतलब वो जो लिस्ट है स्टेट की लिस्ट पे अगर वो लॉ बना रही है तो वो कैसे बना सकती है? तो किसके द्वारा बना सकती है? लोकसभा पास कर दे अगर कोई बिल, सॉरी बिल नहीं, लोकसभा अगर पास कर दे सिंपल मेजोरिटी से, तो हो सकता है। लोकसभा का तो यार देखो रोल ही नहीं है, लोकसभा तो कर ही नहीं सकती। तो लोकसभा तो काट ही दो आप, जहाँ जहाँ पे लोकसभा आ रहा है तो वहाँ पे तो कर नहीं सकती। किससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं? ये राज्यसभा से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लोकसभा आ रहा है, यहाँ पे लोकसभा आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही कट जाए, इनको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब राज्यसभा कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा कैसे करेगी? मेजोरिटी भी पूछ रहा है कि कितनी मेजोरिटी से करेगी, तो राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी से कर देगी। देखो यार, अगर आप ऐसे समझ के चलो कि अगर सिंपल मेजोरिटी से करेगी तो सरकार है ना, सरकार की तो मेजोरिटी रहती है ना राज्यसभा में भी लोकसभा में, क्योंकि उसे तो अपना कानून बना, उसे तो वो तो जीत के आई है ना, तो उन्हें तो अपनी मेजोरिटी रखनी होती है क्योंकि उन्हें बिल पास कराने होते हैं। तो अगर मान लीजिए राज्यसभा अगर सिंपल मेजोरिटी से करने लगी तो क्या होगा? वो तो ये कह देंगे जी हमें तो, लोग अपनी चलाने लग जाएंगे फिर तो, ये सेंटर वाले तो ये क्या करेंगे, अरे भैया हमारे तो ये सेंटर वाले हमसे कह रहे थे कि लॉ बना दो इस वाले पे भी, तो ये तो सब पे कब्जा लेंगे, कहेंगे लैंड पे भी हम तुम्हारा रूल बनाएंगे, पुलिस पे भी हम बनाएंगे, ठीक है, सब की सब, एग्रीकल्चर पे भी हम बनाएंगे, तो सब चीज़ सब सेक्टर्स पे हम बना लेंगे क्योंकि सिंपल मेजोरिटी है। तो इतनी मेजोरिटी तो इनकी रहेगी ना कि कोई भी बिल पास करा लेंगे, तो ये तो सब पे लॉ बनाना शुरू कर देंगे ज़बरदस्ती करके। तो ऐसा नहीं होता है। तो राज्यसभा कैसे बना सकती है? राज्यसभा में भी तो बनेगा, राज्यसभा जो रिजोल्यूशन लेके आएगी उसमें कैसे होगा? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 लोग जो हैं वो प्रेजेंट हों और वोट करें, तो वो जो है उसके, जब वो राज्यसभा से ऐसे पास हो जाएगा कि राज्यसभा के 2/3 लोग प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे किसी भी टॉपिक पे, तो तो उसके बाद जो है नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए या नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, तो जो है वो स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, अदरवाइज नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये पावर किसके पास में है? राज्यसभा के पास में है, ठीक है। ये उसकी एक्सक्लूसिव पावर भी, अगर पूछा जाए कि राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है, तो यही है कि अगर कोई स्टेट लिस्ट पे उसे लॉ बनाना है तो पहले उसे जो है परमिशन लेनी पड़ेगी राज्यसभा से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 years, okay, and second, a panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period, which of the statement above is are correct? ठीक है, इसमें कहा गया है कि इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और इन स्टेटमेंट्स में जो सही है उसके बारे में आप, वो जो सही होगा वो हमें बताइए। तो आप सेकंड वाला पढ़िए पहले। अ पंचायत रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, ठीक है। देखिए उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए पंचायत जो है दोबारा बन गई, जैसे कोई एक बंदा खड़ा हुआ, ठीक है, 5 साल के लिए होता है, ठीक है, तो किसी ने मान समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ा,
ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि 2 साल तो कंप्लीट हुए, लेकिन हो सकता है कि वो जो है अभी जो कैंडिडेट खड़े थे, समझ लीजिए उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अब तो यार खाली हो गया वो स्पेस, तो दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे, क्योंकि 3 साल का टर्म तो बचा है ना, 5 साल का होता है, तो 3 साल का टर्म तो बचा है। तो बाकी जो 3 साल का टर्म है कोई बनाया गया, तो वो 3 साल के लिए बनाया जाएगा कि 5 साल के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो प्रधान, मतलब जो अब कोई गांव का जो भी प्रधान वगैरह बनेंगे, तो वो कितने साल के लिए बनेंगे, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए। तुमने कहा कि क्या वो रिमाइंडर पीरियड के लिए, मतलब 3 साल के लिए बनेंगे, क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। देखिए, अगर मान लिया वो 2 साल के लिए मतलब कोई बना था, वो मर गए, अब फिर से इलेक्शन कराए जाएंगे अगले 3 साल के लिए, तो वो सिर्फ 3 साल तक रहेंगे। 3 साल के बाद फिर से इलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो 5 साल के लिए रहेंगे, नहीं, वो सिर्फ 3 साल के लिए रहेंगे, रिमेनिंग पीरियड के लिए रहेंगे, आगे 5 साल तक के लिए नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। पंचायत रिकंसिडर आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, तो 2 तो सही है। पहला क्या है, द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स, कि इसमें मिनिमम एज जो है, अगर किसी को पंचायत का मेंबर बनना है, ठीक है, तो क्या उसकी एज 25 होनी चाहिए, कि क्या उसकी मिनिमम एज 25 होनी चाहिए? नहीं, ठीक है। उसकी एज कितनी प्रेस्क्राइब की हुई है? 21। पंचायत का अगर आपको मेंबर बनना है, ठीक है, या इलेक्शन लड़ना है, तो आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, 25 नहीं है, ठीक है। और अच्छा, वोट डालने की एज क्या है? 18 साल, वो तो सबको ही पता होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो वोट डालने की 18 है, और पंचायत लड़ने की एज क्या है आपकी? 21, ठीक है। अगर इलेक्शन वगैरह लड़ना है पंचायत के केस में है, ठीक है, तो कितनी है? 21, ठीक है। तो ये वन वाला क्वेश्चन आपका, वन वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 ओनली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, थैंक्स। देखो, यहाँ पे क्या है, 2016 में कुछ कम ही क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो पॉलिटी के जितने क्वेश्चन थे 2016 के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। वो सब मैंने आपको बता दिया। और आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और मैं जो आपसे पूछ रही हूँ यार, वही बार बार मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक बार आप पोज करिए क्वेश्चंस को, ठीक है, और खुद से आप थोड़ी देर सोचिए और उसका आंसर टाइप करिए, ठीक है, ताकि आप लोग खुद से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। देखिए, ये डायरेक्ट पीवाईक्यूज हैं जो यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, तो मॉक नहीं लगाइए, बल्कि मैं तो कहूँगी आप लगाइए ही नहीं, लगाइए मत लगाइए वो आपकी मर्जी, बट मैं तो कहूँगी मत लगाइए आप, ठीक है। लेकिन पीवाईक्यूज को ज़रूर सॉल्व करिए, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।